अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की थी और उनकी एग्जांपल्स देखी थी। इस छोटी सी वीडियो में भी हम मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको देखेंगे और कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट है नोट की फॉर्म में जो हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग क्लास जो है वो प्रूव करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस से पहले हम कुछ और सीक्वेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस AN इज सेड टू बी, हम यहाँ पे ये 4 नंबरिंग के साथ मैंने लिखी हैं मुख्तलिफ सीक्वेंसेस। फर्स्ट को ज़रा एनालाइज करते हैं, उसके बाद बाकी जो है वो आसानी से एनालाइज हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें ये AN+1 है और ये AN है। मतलब ये है कि अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स की बात करें A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे AN होगी और यहाँ पे AN+1 होगी। हमने N यहाँ पे जनरल रखा है, तो इससे मुराद ये है कि जब मैं N+1 टर्म की बात करूँ और उसका कंपैरिजन AN के साथ करूँ तो मतलब है AN+1 सीक्वेंस की अगली टर्म होगी, नेक्स्ट टर्म होगी, और AN जो है वो उससे प्रीवियस टर्म होगी। 2 कंसेक्टिव टर्म्स हैं ये। AN+1 जो है वो नेक्स्ट टर्म होगी और AN जो है वो प्रीवियस टर्म होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो AN+1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू AN। मतलब ये है कि प्रीवियस टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म से या तो छोटी है, प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म से या तो छोटी है या फिर हार्डली उसके बराबर है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि इंक्रीज़ हो रही है, कहीं पे बराबर आ रही है, कहीं पे इंक्रीज़ हो रही है, बराबर आ रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसी को आप उल्टा कर देंगे तो वो फॉर ऑल एन, तो ये नॉन इंक्रीजिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो स्मॉलर है या इक्वल है पिछली टर्म के, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉन इंक्रीजिंग टर्म। अब यहाँ पे मैंने यही पहली और दूसरी लिखी है थर्ड और फोर्थ में, बट इक्वलिटी का साइन हटा दिया है। तो अब क्या होगा कि अब इक्वलिटी वाली कंडीशन ख़त्म हो गई है। अब इस थर्ड सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट टर्म जो है वो डेफिनेटली बड़ी होगी प्रीवियस टर्म से, तो हम ऐसी सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है। और चौथी सीक्वेंस में हमने क्या किया है कि AN+1 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन AN, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ये 4 टाइप की सीक्वेंस जो है हमने डिस्कस की हैं, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। ये चारों टाइप की सीक्वेंसेस जो हैं, इनमें से किसी भी टाइप की सीक्वेंस अगर मौजूद हो तो हम ऐसी सीक्वेंसेस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। ये चारों टाइप की सीक्वेंसेस जो हैं ये मोनोटोनिक सीक्वेंसेस कहलाती हैं। अब ये कुछ नोट हैं। नोट बेसिकली थ्योरम्स की स्टेटमेंट है। ये थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो फिजिकली। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, कि हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस डिस्कस किया है कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN अप्रोचेस टू सम रियल नंबर। तो हमारे पास अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, बट अ बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होगी, बट जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो नीड नॉट टू बी बाउंडेड, वो बाउंडेड कन्वर्जेंट हो भी सकती है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती। सेकंड वन, अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब 2 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएंगी,
बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक सीक्वेंस भी हो तो फिर भी ये कन्वर्जेंट होगी। अब बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। थर्ड में क्या है जी, अब यहाँ पे जब बाउंडेड का वर्ड हमने यूज़ किया है तो इसका मतलब है बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, अब बाउंडेड अबव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड अबव हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो वो भी कन्वर्जेंट होगी। फिर अब बाउंडेड बिलो एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट होगी। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, तो वो डेफिनेटली जो है वो डाइवर्जेंट होगी। एक और नोट है, द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, वो उस पॉइंट जिसे हमने एल कहा था जिसको कन्वर्ज कर रही है, वो सिंगल होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट्स को एक से ज़्यादा पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट होगी। मसलन इसकी एक बड़ी फेमस एग्जांपल है कि अगर हमारे पास an जो है वो -1 की पावर n हो जाए तो ये सीक्वेंस क्या होगी, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। जो आपने ये पहले ही नोट लिखा था उसकी भी ये एग्जांपल है, और ये 6 जो नोट है उसकी भी एग्जांपल है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, दो नंबर्स के दरमियान बाउंड है इसका, -1 और 1 दो ही नंबर हैं, इससे -1 छोटा नंबर मिल गया, 1 बड़ा नंबर मिल गया आपको। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशंस आपको मिल गई, बट इसकी लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है। ये -1 और 1 के दरमियान ऑसिलेट हो रही है, ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है। और अगर आप इसको देखें कि -1 और 1 -1 और 1 -1 और 1, तो ये दो लिमिट्स इसकी बन रही हैं। ये भी इस बात की बता रहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस थी। आगे हम कुछ कन्वर्जेंस के प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जेंस के प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ सॉल्व करते हैं। थैंक यू, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।